श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएससी। दिस इज़ माधव। और आज से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करने वाले हैं, जो क्लास 9 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो उसमें वन शॉट में नहीं कवर करूँगा, मैं उसे करूँगा स्मॉल पार्ट्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंच रेवोल्यूशन, पहले आप बैकग्राउंड को समझो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की बैकग्राउंड में क्या था, मतलब क्या चल रहा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1774 में। डेट याद रखना, कुछ डेट्स इंपॉर्टेंट हो तो आपको बताता रहूँगा। 1774 में लुइस 16 जो बर्बन फैमिली का था, वो फ्रांस का राजा बन गया। मतलब उसने फ्रांस की जो राजगद्दी थी वो उस पर बैठ गया, और फिर उसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनियट से शादी कर ली। और जब वो उसने शादी की थी तो वो 20 ईयर्स का था। ओके। और अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बना तो उसे एम्प्टी ट्रेजरी मिली। एम्प्टी ट्रेजरी मतलब खाली खजाना। अब आप बोलोगे कि क्यों, वही वाई। अब आते हैं रीजंस फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, मतलब रीजंस क्या थे एम्प्टी ट्रेजरी के लिए। Long years of war had drained the financial resources of France. मतलब कई सालों तक ना वॉर लड़ी गई थी, जिस वजह से क्या हुआ, जो फ्रांस के फाइनेंशियल रिसोर्स था ना वो कम होने लग गया था। The cost of maintaining an extravagant court at immense palace of Versailles. वर्साइल्स एक बहुत बड़ा कोर्ट था। कोर्ट अब वो नहीं, यहाँ पे केस वाला कोर्ट नहीं, ऐसा कोर्ट जहाँ पर ना लोग महाराजा पुराने ज़माने पे रहा करते थे और बहुत सारी चीज़ें। तो वो एक बहुत एक्स्ट्रावेगेंट, मतलब बहुत बड़ा, बहुत कॉस्टली कोर्ट था, तो उसकी मेंटेनेंस पे बहुत पैसे खर्च होते थे। और फ्रांस ने ना 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया था। क्यों हेल्प करा था? ताकि वो इंडिपेंडेंस गेन कर सके फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन। मतलब फ्रांस का वो एनिमी कौन था? ब्रिटेन था। और अमेरिका का एनिमी ब्रिटेन था। तो क्या हुआ, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, तो वही फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज़ को हेल्प किया कि वो अपने कॉमन एनिमी जो दोनों के ब्रिटेन, उनसे एक तरीके से लड़ सकें। द वॉर एडेड मोर देन $1 billion livres टू डेब्ट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन $2 billion livres। लिवर्स क्या है? यूनिट ऑफ करेंसी है जो फ्रांस में चलती थी। जो वॉर थी ना उसने बिलियन ऑफ लिवर्स टू डेब्ट, मतलब जो ये लड़ाई हुई थी उसके कारण 1 बिलियन लिवर्स का यूनिट ऑफ करेंसी है फ्रांस की, तो वो उतना ज़्यादा कर्ज बढ़ गया था जो पहले से ही 2 बिलियन था। जो पहले से 2 बिलियन जो वो था ना यूनिट ऑफ करेंसी, वो था लिवर्स था। जो लैंडर्स थे ना हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। मतलब लैंडर्स मतलब जो बहुत अमीर अमीर इंसान होते थे ना, वो स्टेट को पहले वो देते थे, क्या कहते हैं, लोन। तो वो अब लोन पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने लगे। कितने परसेंट का? 10% का। Regular expenses is cost of maintaining an army, the court, running government offices और universities। वही जैसे रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कॉस्ट हो गया आर्मी को मेंटेन करने का, क्योंकि आर्मी तो बहुत ज़रूरी है, तो आर्मी को मेंटेन करने का हो गया। रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, जो गवर्नमेंट ऑफिस है उसकी सफाई, और उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उन सब काम। जिस वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट था ना वो फोर्स्ड हुआ टू इंक्रीज टैक्सेस। मतलब स्टेट के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा कि वो टैक्सेस को इंक्रीज़ ना करें, तो वो अब टैक्सेस को इंक्रीज़ करेगा। ओके। तो फ्रेंच सोसाइटी जो थी 18th सेंचुरी में वो फ्यूडल सिस्टम पे चलती थी। अब मैं बताऊंगा फ्यूडल सिस्टम क्या होता है। और आप अभी 3 चीज़ें याद रखो। जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी 1789 में कैसी थी? फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सोसाइटी थी। और ओल्ड रिजीम जिसे बिफोर 1789 क्या करते हैं। बस आप ये 3 चीज़ें याद रखो। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी में कैसी थी? फ्यूडल सोसाइटी थी। और ओल्ड रिजीम किसे कहा जाता है? बिफोर 1789 वाले पीरियड को कहा जाता है। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी ना 18th सेंचुरी में, वो डिवाइडेड थी 3 एस्टेट्स में। ओके। 3 एस्टेट्स यानी 3 भागों में बांटा गया था सोसाइटी को। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। और ओनली द मेंबर ऑफ थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस। जो थर्ड एस्टेट के लोग थे केवल उन्हें ही टैक्सेस पे करना पड़ता था।
और यहाँ पे एक ये सोचोगे कि इक्वेशन कैसी है, ये इक्वेशन नहीं है, ये फर्स्ट एस्टेट प्लस सेकंड एस्टेट इज इक्वल टू एन्जॉयड सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। मतलब जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट थे वो एन्जॉय करते थे सर्टेन प्रिविलेजेस वो करते थे। और मैं आपको पहले बताता हूँ कि फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट है कौन कौन। फर्स्ट एस्टेट है क्लर्जीज कौन होते थे, जो चर्च में काम करते थे। सेकंड एस्टेट हैं नॉबल्स कौन थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो बहुत अमीर इंसान थे, मीन्स जो एक तरीके से किंग से रिलेटेड होते थे। और थर्ड होते थे पीजेंट्स और कुछ बिजनेसमैन जो थोड़े से रिच होते थे, मतलब थोड़े से वाले रिच इसमें आते थे थर्ड स्टेट में। और ये स्टेट नहीं है, ये एस्टेट है, तो ये याद रखना आप। तो जो थर्ड एस्टेट के थे ना, उन्हें पे टैक्स पे करना पड़ता था, और जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट थे वो बहुत सारे प्रिविलेजेस को एंजॉय करते थे बाय बर्थ। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू स्टेट, मतलब उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ता, सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो गया। ओके, नॉबल्स फर्दर एंजॉय फ्यूडल प्रिविलेजेस। अब मैं बताता हूँ फ्यूडल का मतलब क्या होता है। फ्यूडल होता है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम तो आप जानते ही हैं कि ये एक सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम होता है जिसमें जो लैंड होल्डर्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करते हैं लैंड टू द पीपल, मतलब जो लोग जो इनके पास लैंड नहीं है वो उनको अपना लैंड देते थे कुछ खेती बाड़ी करने के लिए, और फिर उसके बाद वो उनसे पैसे लेते थे। पैसे कह लो या फिर जो भी उन्होंने सोच रखा होता था। पर अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। और फिर वो फ्यूडल ड्यूज भी इंक्लूड करते थे विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स। मान लो अगर कोई पीजेंट फ्यूडल जो पैसे हैं वो नहीं दे पाया, तो वो उससे फ्यूडल ड्यूज एक्सट्रैक्ट करते थे। जैसे वो क्या करते थे, पीजेंट्स को क्या करना पड़ता था, लॉर्ड के घर पे, लॉर्ड कौन है, जो ये लैंड लॉर्ड होते थे, ज़मींदार वाले लोग होते थे, फ्यूडल पीपल होते थे, इनके घर पे काम करना पड़ता था और उनके फील्ड्स में काम करना पड़ता था। और कभी कभार ये ऐसी शर्त रख देते थे कि इन्हें आर्मी में या फिर पार्टिसिपेट करना करता था बिल्डिंग रोड्स, मतलब जो काम गवर्नमेंट को करवाने चाहिए वो उसमें भी उन्हें करवाना पड़ता था थर्ड एस्टेट वालों को। ओके, अब टैक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। टैक्सेस को भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टाइट्स एंड सेकंड है टेल। आप स्पेलिंग याद रखना, इसकी मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा तो आप देख लेना। टाइट्स होता था टैक्स जो चर्च वाले लेते थे, चर्च पीपल जो लेते थे, जिसमें कंप्राइज होता था 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब जितना भी प्रोड्यूस हुआ है ना एग्रीकल्चर, उसका 1/10। मान लो अगर 100 रुपये का कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ है तो आपको कुछ कितने होंगे, 10 रुपये आपको टैक्स टैक्स के अकॉर्डिंग चर्च को देने पड़ेंगे। और टेल क्या होता था, टेल एक टैक्स है जो पेड डायरेक्टली टू स्टेट, मतलब जो गवर्नमेंट होती थी ना उसे डायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता था टेल के अकॉर्डिंग। और एक थर्ड होता था वही इनडायरेक्ट टैक्सेस विच वर लिमिटेड ऑन आर्टिकल, जैसे एवरीडे कंजप्शन हो गया, सॉल्ट और टोबैको, जैसे लिखा रहता है ना, अगर आप आज भी देखोगे कोई पैकेट खरीदोगे आप तो उसमें लिखा रहता है MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। तो वही इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो हर आर्टिकल्स में लगते हैं। और जैसे एवरीडे कंजम्पशन हो गया, सॉल्ट हो गया, टोबैको हो गया, इन पे ये लगते हैं क्या चीज़, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, आज हमने पढ़ा कि फ्रेंच सोसाइटी में ये जो 18th सेंचुरी ड्यूरिंग लेट 8th सेंचुरी में कैसी थी। तो हमने देख लिया कि बैकग्राउंड में 1774 में लुई 16 राजा बना बर्बन फैमिली का, उसने मैरी एंटोनी से शादी करी जो एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी। ये ऑस्ट्रेलियन नहीं है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस है। और फिर उसे एम्प्टी टेरिटरी मिली। एम्प्टी टेरिटरी क्यों मिली, क्योंकि वो बहुत टाइम तक वॉर के लिए लड़ता रहा। जो वर्साइल्स पैलेस है उसकी मेंटेनिंग कॉर्स करने में 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उसने हेल्प करी। उस पर बहुत कर्जा चढ़ गया था, लैंडर्स उनसे 10% का इंटरेस्ट अकॉर्डिंग लोन देते थे। और जैसे कॉस्ट हो गया मेंटेनिंग आर्मी, वो सब में भी लगता था। 18th सेंचुरी में जो सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी और 3 स्टेट्स में डिवाइडेड, जिसमें थर्ड एस्टेट वालों को टैक्सेस पे करने पड़ते थे। फर्स्ट एस्टेट में क्लर्जी, सेकंड में नॉबल्स एंड थर्ड में पीजेंट्स होते थे। और बहुत सारे लोग होते थे जिन्हें उन्हें पे करना पड़ता था। और जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट था वो कई सारी एडवांटेजेस थे उनके पास, जैसे एग्जाम्पशन थे वो फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू स्टेट, एंजॉय करते थे फ्यूडल प्रिविलेजेस और फ्यूडल ड्यूज अगर वो एक्सट्रैक्ट करते थे पीजेंट से। टैक्सेस भी 2 तरीके के हैं, टाइट्स एंड टेल्स। टाइट होता है जो टैक्स लीवेट करवाया जाता है बाय चार्ज कंप्राइजिंग ऑफ 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। टेल क्या है, टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू स्टेट।
और नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस भी लगते थे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, शी शिवाय नमस्तोभ्यम।